हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका क्लॉडिया गोल्डन ने। तो दोस्तों, अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 का। अब ये उन्हें नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है? तो दोस्तों, उन्होंने मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरीके से समझाया है, इसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से हुई थी, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब उस समय अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। इसके बाद 1968 में स्वेरिजेस रिस्क बैंक, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, उसने आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की थी और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों, भारत के अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें इकोनॉमी साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए यह नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके अलावा भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर के साथ आर्थिक विज्ञान में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, नोबेल प्राइज विनर्स भी डिस्कस करते हैं 2023 के। तो चिकित्सा यानी मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है 2023 का, ये दो लोगों को दिया गया है, कैटलिन कैरिको और ड्रू बीशमैन को। भौतिकी यानी फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को दिया गया है, पियरे एगस्टिनी, फेरेंग क्रास्ट और एनी.एल. हुइलियर को। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है ये भी 3 लोगों को दिया गया है, मोंगी बाबेंडी, लुइस ई. ब्रूस और एलेक्सी आई. एकीमोव। और साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है जॉन फॉसे को और शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है लोगों में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। 1969 में टोक्यो जापान में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 2023 की थीम भी आप याद रखिएगा। 2023 की थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इसे आप नोट कर लें। अक्टूबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और इस साल 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस भी मनाया गया है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो दोस्तों, इजरायली सेना और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच संघर्ष तेज हो गया है। आपने इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको टेलीविजन पर देखा होगा। काफी डरावने विजुअल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जो आम लोग हैं वो यहाँ वहां भागते दिखाई दे रहे हैं, लाशें पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, रॉकेटों से हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी डरावने विजुअल्स आपने देखे होंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर को। तो 7 अक्टूबर को हमास के जो लड़ाके वो इजराइल पर रॉकेट से हमला कर देते हैं और उसके कुछ लड़ाके इजराइल में घुस भी जाते हैं। इसके बाद इजराइल की सेना और जो हमास के लड़ाके थे वो आमने सामने आ जाते हैं और युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। फिर इसके बाद 8 अक्टूबर को इजराइल के द्वारा
आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी जाती है हमास के खिलाफ। और अब इजराइल की सेना और हमास के जो लड़ाके हैं वो आमने सामने हैं, एक दूसरे पर रॉकेट दाग रहे हैं। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस संघर्ष में मरने वालों की जो संख्या है वो 1000 से ज्यादा हो गई है। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि दोस्तों ये है इजराइल का मैप। ये पूरा जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये इजराइल का मैप है। इसमें से आप कुछ ये वाला भाग जो है ये हटा दीजिएगा, ये इजराइल के अंतर्गत नहीं आता है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये भी इजराइल के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो युद्ध चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है। ये जो क्षेत्र है गाजा, ये बॉर्डर बना हुआ है और यहीं पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। यहीं से हमास के जो लड़ाके थे वो इजराइल में इंटर करते हैं। तो दोस्तों ये स्थिति बनी हुई है अभी हाल ही में इजराइल में। अब बात आई है इजराइल की, तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा अयोध्या। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने पर काम किया जा रहा है और राम मंदिर खुलने से पहले ये काम पूरा होने की उम्मीद है। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा और दोस्तों जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी सौर ऊर्जा को अपनाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई है। ऑपरेशन कन्वेक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। यूपी की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल लखनऊ है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद की यहाँ पर 100 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वह कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और जो कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। दोस्तों इस योजनाओं के तहत अब तक 256 विधवा महिलाओं को 638.68 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा चुका है। यानी इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को ऋण दिया जाता है और ये जो ऋण है ये 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। फिर इसमें सब्सिडी भी प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि राज्य में सभी हुक्का बार बंद कर दिए जाएंगे। यानी हरियाणा में अभी हुक्का बार पर बैन लगाया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। तो ये हैं दोस्तों हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम हरियाणा की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कैपिटल चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा। तो भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है उसके द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इस आयोजन में भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका प्रदर्शन किया जाएगा और ये जो आयोजन है ये 10 और 11 अक्टूबर को असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। दोस्तों यह जो आयोजन है ये असम और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपनी तरह का पहला आयोजन होगा। इसका लक्ष्य है
अत्याधुनिक तकनीकों की पहचान कराना। दोस्तों बात आई है असम की, तो कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा की यहाँ पर 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ का राजकीय पशु है भारतीय गैंडा। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। असम की कैबिनेट के द्वारा केंद्र से राज्य में AFSPA हटाने की सिफारिश भी की है। असम के मैजिक राइस को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। असम में 4 नए जिलों बजाली, विश्वनाथ और होजाई और तामुलपुर बनाए गए हैं। असम सरकार 1 नवंबर से पूरे राज्य में खेल महारण का आयोजन करेगी। तो ये हैं असम राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघनख नामक ऐतिहासिक हथियार किस राज्य सरकार द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये जो बाघनख है ये लंदन में स्थित है और लंदन में जो विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय है वहां पर ये स्थित है। तो इसको 3 साल के लिए लाया जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसके लिए लंदन में जो विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय है उसके और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। दोस्तों बाघनख का सबसे प्रसिद्ध उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था। चलिए कहानी को समझते हैं। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था तो उस समय दक्षिण में आदिल शाही चलती थी, यानी आदिल शाही सल्तनत थी। तो उसका एक सेनापति था अफजल खान। तो अफजल खान को शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए भेजा गया था और अफजल खान ने शिवाजी को चाकू से मारने का प्रयास किया था। यानी अफजल खान का ये प्रयास था कि शिवाजी को धोखे से मार दिया जाए, लेकिन शिवाजी इस बात को पहले से ही समझ गए थे। तो वो अपने साथ बाघनख लेकर जाते हैं और अफजल खान के प्रयास से पहले ही शिवाजी महाराज अफजल खान की हत्या इसी बाघनख से कर देते हैं। बात आई है यहाँ पर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी इसकी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधान परिषद की यहाँ पर 78 सीटें हैं, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूसा 44 धान किस्म पर प्रतिबंध लगाएगा? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि जो धान की एक किस्म है जिसका नाम है पूसा 44, तो उसकी खेती पर अगले साल से प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। और दोस्तों ये जो धान की किस्म है इसको 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा डेवलप किया गया था और इसको परिपक्व होने में लगभग 160 दिन लगते हैं। यानी ये जो धान है ये 160 दिनों में परिपक्व हो जाती है। दोस्तों अब सवाल आता है कि ये बैन क्यों लगाया गया है? तो पंजाब में अधिकतर किसान धान की इसी किस्म का उपयोग करते हैं और इस किस्म की खासियत होती है कि इसमें उत्पादन बहुत अधिक होता है और ये जल्दी परिपक्व भी हो जाती है। तो इसलिए किसानों को बहुत फायदा होता है इस किस्म के उगाने से। लेकिन अब इस पर बैन लगाया गया है क्योंकि इसके उपयोग से पानी की ज्यादा खपत हो रही है और पंजाब में भूजल स्तर जो है वो लगातार गिर रहा है, इसलिए पंजाब सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD के द्वारा भारत का जो 2023 का विकास पूर्वानुमान है वो बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 6.6% कर दिया गया है। यानी UNCTAD के अनुसार 2023 में भारत का जो डेवलपमेंट होगा वो 6.6% की दर से होगा। तो दोस्तों UNCTAD को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बोला जाता है। तो इसने भारत की आर्थिक वृद्धि का जो अनुमान है वो बढ़ा करके 6.6% कर दिया है। पहले ये जो अनुमान था ये 6% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। तो दोस्तों केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया है और ये जो कार्यक्रम है ये 7 से 16 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों देश भर में आदि महोत्सव आयोजित किए जाते हैं और इस आदि महोत्सव में जो आदिवासी लोग होते हैं उनके शिल्प, उनकी संस्कृति, उनके व्यंजन, इनको एक मंच प्रदान किया जाता है। यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपनी शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और जो उनकी उद्यमिता है उसको वो वहां पर प्रदर्शित करते हैं, लोग उनकी चीजों को खरीदते हैं।
तो इससे उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमारी चीज़ों को पहचान रहे हैं और उनको फायदा भी पहुंचता है। तो इस प्रकार का महोत्सव आयोजित किया जा रहा है अभी हाल ही में जमशेदपुर झारखंड में। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 107। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत। अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? न्यू जर्सी में। सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु में। भारत नागापट्टिनम से किस देश के लिए मशीनी नौका सेवा शुरू करेगा? श्रीलंका के लिए। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। नोकिया ने 6G लैब सुविधा किस शहर में खोली है? बेंगलुरु में। केविन मैकार्थी किस देश की संसद की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे जिनको पद से हटा दिया गया है? अमेरिका। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र। भारत की प्रथम पनडुब्बी है INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 में किया गया था और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये है दोस्तों भारत में प्रथम। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 28 गोल्ड मेडल। तो क्वेश्चन ये था कि जो एशियन गेम्स हुए हैं 2023 में, उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों ने 28 गोल्ड मेडल बताया हुआ है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।